हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 8 to 12 करने वाले हैं। हमने ऑलरेडी क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 7 डिस्कस कर लिया था पिछली कुछ वीडियोस में। ओके, पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका ऑलरेडी आ चुका है। आप लोग वो वीडियोस जाके देख सकते हो। कल आप लोग का एग्जाम है BCOE प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का। तो हमें अब जो क्वेश्चंस देखने हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस पीडीएफ में जितने क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस के साथ साथ उनके आंसर उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑल्सो आज आप लोग का एग्जाम था पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप का। जिसका भी बीकॉम वालों का एग्जाम था वो लोग नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि पेपर कैसा हुआ, वीडियोस ने हेल्प करा कि नहीं। जिस लोगों ने पीडीएफ परचेज करा था उनका क्या रहा। ओके, तो अब बिना किसी टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस विद एग्जाम्पल्स। व्हाई इज न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में कंपनीज अगर नए प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं करेगी तो वो मार्केट में टिक नहीं पाएगी। कितनी भी बड़ी कंपनी मान लो, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लो, जियो इतनी बड़ी कंपनी है, एप्पल इतनी बड़ी कंपनी है, सैमसंग इतनी बड़ी कंपनी है, लेकिन हर साल एप्पल वाले अपना नया प्रोडक्ट निकालते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मार्केट में टिके रहना है। कस्टमर की नीड्स जो है वो चेंज होती रहती हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है और कंपटीशन भी जो है वो बढ़ता रहता है। इसीलिए कंपनीज को कॉन्टिन्यूसली नए प्रोडक्ट्स डेवलप करने पड़ते हैं। ओके, इसी को हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। अब अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब है किसी आइडिया को एक सक्सेसफुल मार्केट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। जैसे कि मैंने पहले भी बहुत बार एग्जांपल दिया है, कोई भी आइडिया, जब जेप्टो वालों ने जेप्टो निकाला तो उनके दिमाग में क्या आइडिया आया होगा कि लोगों को ना 10 मिनट में सामान चाहिए होता है, ये नहीं कि 4 दिन बाद आ रहा है। उनके में वो आइडिया आया, उन्होंने उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा और वो बिजनेस बन गया। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में आइडिया से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से मार्केट सक्सेस तक जो प्रोसेस होता है उसको हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, पहले आप सोचोगे आइडिया, उससे प्रोडक्ट बनाओगे और प्रोडक्ट से उसे मार्केट में पहुंचाओगे और उसके बाद उसके सक्सेसफुल होने पर आपको ये पूरा प्रोसेस जो है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस कहलाता है। ओके, अब इसकी इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो सबसे पहले आती है मीटिंग चेंजिंग कस्टमर नीड्स। देखो, हम लोगों की नीड्स हमेशा चेंज हो रही होती है, नए प्रोडक्ट्स हमें हेल्प करते हैं हमारे। जैसे कि आप देखो, पहले 4G फोन थे, फिर 5G आए, है ना। अब जब 6G आ जाएगा तो ऑब्वियसली जितनी भी कंपनीज हैं वो 6G लेकर आएंगी, तो हमारी कंज्यूमर नीड्स चेंज हो रही है तो उसको मीट करने के लिए। फिर है मेंटेनिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और कंपनीज के साथ आपका जो कॉम्पिटिशन है उसमें आप ज्यादा आगे रहो उस चीज के लिए। आपकी सेल्स इंक्रीज होती है जब आप नया प्रोडक्ट लेकर आते हो। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, जैसे मैंने आपको बताया 4G से 5G हम आए। इंश्योरिंग बिजनेस ग्रोथ, अगर सोचो आप एक ही प्रोडक्ट बेचते रहोगे तो कोई तो ऐसा टाइम आएगा जब वो डिप हो जाएगा, तो बिजनेस की ग्रोथ को रखने के लिए, ताकि बिजनेस चलता रहे, उसके लिए भी हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका प्रोसेस क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, एक ही क्वेश्चन में देखो 2-3 क्वेश्चन होते हैं। जब पेपर जाके देखते हो ना तो देखा करो कि अरे मैम ने ये तो उस क्वेश्चन में बताया था लेकिन ये इस क्वेश्चन में लिखा जाएगा। आज भी जब तुम्हारा पेपर हुआ पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप का, मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आए कि मैम सेम पेपर था, क्वेश्चंस बहुत सारे सिमिलर आए, और जो नहीं भी आए वो क्वेश्चन घुमा फिरा के उन्होंने पूछ रखा था लेकिन आंसर वही लिखना था। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब हम पढ़ेंगे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अलग से भी आ सकता है ये। ठीक है, देखो ये मैंने आपको पूरा एनपीडी का फनल बता रखा है कि कैसे शुरू होता है। ये यहां से शुरू होता है आइडिया जनरेशन से और प्रोडक्ट डेवलपमेंट तक चलता है ये। ठीक है, तो आप लोग को ये फनल एग्जाम में बनाकर आना है। ना बने फनल तो एक फ्लो चार्ट बना देना, लेकिन जरूरी है ये। ओके, अब देखो, सबसे पहले क्या होता है आइडिया जनरेशन। सबसे पहला स्टेप है ये, यहाँ कंपनी मैक्सिमम आइडिया कलेक्ट करती है। आइडियाज कहाँ से आते हैं? आपको कस्टमर से आते हैं कि कस्टमर की नीड्स चेंज हो रही हैं। कोई इंप्लॉइज बताते हैं नए नए आइडिया। आपके कॉम्पिटिटर से आप देखते हो वो क्या कर रहे हैं। सप्लायर्स हो गया, आप अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाते हो। तो ये होता है आपका फर्स्ट स्टेप, आइडिया जनरेशन। फिर आता है आइडिया स्क्रीनिंग। सब आइडियाज यूजफुल नहीं होते, इसलिए कंपनी वीक और इम्प्रैक्टिकल आइडियाज को रिजेक्ट कर देती है। ठीक है, इसका गोल होता है
ताकि ऐसे आइडिया सिलेक्ट हो पाए जो प्रॉमिसिंग हो, जो आगे जाके प्रोडक्ट में डेवलप हो पाए और सक्सेसफुल हो। ओके, नेक्स्ट होता है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। अब सिलेक्टेड आइडिया को डिटेल्ड कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, कि कैसे पूरा ये प्रोसेस होगा, और फिर कस्टमर्स वगैरह से फीडबैक लिया जाता है। जैसे कि क्या करती है कंपनीज ना कुछ प्रोडक्ट बनाती है लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में बनाती है और कुछ कस्टमर्स को ट्राई करवाती है, जैसे कि अपने एम्प्लॉइज को बोल देते हैं अपनी फैमिलीज में दो, ताकि उन्हें पता चले कि ये प्रोडक्ट आगे जाके मार्केट में चलेगा या नहीं। ओके, फिर आता है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट एंड बिजनेस एनालिसिस। इस स्टेज में कंपनी प्लानिंग करती है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट में क्या होता है कि क्या मार्केट रहेगी, किनको हम टारगेट करेंगे, विमेन, चिल्ड्रन, ओल्ड एज, क्या पोजीशन रहेगी प्रोडक्ट की, यानी कि कौन सी कैटेगरी में आएगा, क्या प्राइसिंग रहेगी, कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे इसका प्रमोशन करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपकी मार्केटिंग वाली स्ट्रैटेजी। फिर आते हैं आपके बिजनेस एनालिसिस, यानी कि सेल्स का फोरकास्ट, कॉस्ट एस्टिमेट, कितना पैसा लगेगा, कितना प्रॉफिट का प्रोजेक्शन हम कर सकते हैं, कब हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, ये सब। ओके, फिर आता है आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको आप एक्चुअल फिजिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हो, उसका प्रोटोटाइप बनाया जाता है पहले, ठीक है, टेस्टिंग के लिए कि ये टेस्ट होगा सही से तो ही हम मेन प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, टेस्ट मार्केटिंग मैंने बताया, प्रोडक्ट को पूरे कंट्री में लॉन्च करने से पहले सिलेक्टेड मार्केट में टेस्ट किया जाता है, चेक करने के लिए कि क्या प्रोडक्ट चलेगा, क्या प्राइसिंग रहनी चाहिए, सब कुछ। ओके, फिर होता है इसका कमर्शलाइजेशन, फाइनल स्टेज है, प्रोडक्ट ऑफिशियली मार्केट में लॉन्च किया जाता है। कंपनी को 4 डिसीजन लेने होते हैं कि कब लॉन्च करना है उनको, कहाँ पे लॉन्च करना है, क्या कस्टमर टारगेट कस्टमर्स रहेंगे, और कैसे लॉन्च करना है। ठीक है, कि डिस्ट्रीब्यूशन करना है या फिर ऑनलाइन प्रमोशन करना है, वो सब। ओके, कंक्लूजन में आप यही सारा प्रोसेस जो है फिर से लिख दोगे। ऑलराइट, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स ऑफ प्राइसिंग विद एग्जांपल्स। क्यों प्राइसिंग करी जाती है, प्राइसिंग करने के क्या मेथड्स होते हैं, साथ ही साथ एक्सप्लेन द रेलेवेंस ऑफ प्राइसिंग इन द मार्केटिंग मिक्स। ऑलराइट, देखो सबसे पहले तो प्राइसिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो मार्केटिंग मिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। ओके, मार्केटिंग मिक्स में 4 पीस आते हैं, हमने पहले भी पढ़े हैं पिछले क्वेश्चंस में। ठीक है, वो 4 पीस क्या होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ठीक है, तो देखो हर एक पे ना अलग अलग क्वेश्चन आ सकता है, मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुकी हूँ प्रमोशन वाला कि क्या था। ठीक है, और अब हम प्राइस पढ़ रहे हैं, और जो दोनों बचे हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए तो लिख देना कि प्लेस की क्या इंपॉर्टेंस है, प्रोडक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, वो सब। ठीक है, यहाँ पे जो है प्राइस सबसे स्पेशल है, क्योंकि ये ही वो एलिमेंट है जो कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट करता है बेसिकली। ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट्स कॉस्ट क्रिएट करते हैं, प्राइसिंग से ही आपका प्रॉफिट आता है। तो प्राइसिंग सबसे पहले तो क्या होता है, प्राइसिंग प्राइसिंग का मतलब है प्रोडक्ट या सर्विस के बदले कस्टमर से कितना पैसा चार्ज किया जाएगा। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में पूछे तो कस्टमर जो अमाउंट पे करता है वही प्रोडक्ट की प्राइस होती है। वेरी सिंपल, इसमें कुछ भी बहुत साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, बहुत इजी था कि प्राइस क्या होता है सबसे पहले। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। वेरी जनरल आंसर, सबसे पहले रेवेन्यू जनरेट होएगा, प्रोडक्ट का प्राइस रहेगा तो ही तो पैसा आएगा ना, तो प्राइसिंग से पैसा आता है। इन्फ्लुएंस कस्टमर डिमांड, यानी कि आप प्राइसिंग जैसी रखोगे, हमने डिमांड सप्लाई में पढ़ा है ना, प्राइस कम होता है तो डिमांड ज्यादा होती है, वही चीज वाला। ठीक है, कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग, यानी कि आपको पता लगता है कि आपके और कॉम्पिटिटर्स के साथ आपको प्राइसिंग क्या रखनी चाहिए, तो ही आपका पोजीशन मार्केट में कुछ बनेगा। ओके, फिर आता है मार्केट शेयर ग्रोथ, यानी कि लो प्राइसिंग से नए कस्टमर्स अट्रैक्ट किए जा सकते हैं, तो आपका जो है मार्केट में एक ब्रांड इमेज बनता है। ओके, फिर आता है सपोर्ट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि प्राइसिंग को प्रोडक्ट, प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मैच करना पड़ता है ताकि आपके और नीड्स भी पूरे हो सकें। ऑलराइट, ये था इंपॉर्टेंस प्राइसिंग का। अब हम देखते हैं प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। कंपनी प्राइस सेट करते वक्त कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। ऑब्जेक्टिव्स मतलब कि क्या सोच के वो प्राइस रखती है। ओके, सबसे पहला है सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव। कभी कभी कंपनी जो है मेन गोल प्रॉफिट नहीं होता उसका, सिर्फ मार्केट में सर्वाइव करना होता है कि हमारा एक ब्रेक इवन पॉइंट रहे, जितना हम पैसा बिजनेस में लगा रहे हैं वो वापस आ जाए हमारे पास, बस। तो ये होता है पहला तो ऑब्जेक्टिव। दूसरा होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यहाँ कंपनी मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहती है। यूनिक प्रोडक्ट्स वाली कंपनीज जो हैं वो हायर प्राइसेस रखती हैं, जैसे कि एप्पल वालों को पता है कि हमारी ब्रांड इमेज अच्छी है, तो अगर हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज भी करेंगे अपना, हम प्राइस हाई भी रखेंगे तो भी लोग खरीदेंगे।
क्योंकि ब्रांड वैल्यू है। ओके, फिर आता है मार्केट शेयर लीडरशिप। जैसे मैंने अभी बताया, कंपनी लो प्राइस रखती है ताकि ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट हो सके। फिर आता है मार्केट स्कीमिंग। यहाँ प्रोडक्ट इनिशियली हाई प्राइस पर लॉन्च होता है, बाद में प्राइस ग्रेजुअली रिड्यूस किया जाता है। जैसे कि एप्पल का नया आईफोन होता है तो प्राइस हाई होता है और धीरे धीरे उसका प्राइस नीचे आ जाता है। प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप। प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है वो इंटेंशनली हाई प्राइस रखे जाते हैं, क्योंकि ये सब इनकम ग्रुप्स के लिए नहीं होते, लग्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं। ओके, अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ प्राइसिंग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, कैसे कंपनी प्राइस कैलकुलेट करती है, इसको याद करने की ट्रिक याद रखना, सीसीवीडी। ओके, सीसीवीडी कैसे, सबसे पहले होता है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। ओके, सबसे सिंपल प्राइसिंग का मेथड है, इसमें फॉर्मूला यूज होता है प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन। आपका जितना पैसा लगा प्लस आपका मार्जिन कितना रहेगा प्रॉफिट का, उतना हम प्राइस लगा देंगे। एग्जाम्पल समझ लो, अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट रही 100 रुपए, आपने प्रॉफिट मार्जिन लगाया 20, तो आप प्राइस का रखोगे 120। वेरी इजी। ओके, एडवांटेज क्या है, बहुत इजी होता है कैलकुलेट करने के लिए, कॉस्ट रिकवरी आसानी से हो जाती है और आपको एक प्रिडिक्टेबल प्रॉफिट का पता लग जाता है। ठीक है, लिमिटेशंस क्या है, कस्टमर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा जाता, ना ही कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के बारे में सोचा जाता है। ओके, फिर आती है आपकी कॉम्पिटिशन बेस्ड प्राइसिंग। यहाँ कंपनी कॉम्पिटिटर्स की प्राइसिंग देखकर अपनी प्राइसिंग सेट करती है। जैसे कि टेलीकॉम कंपनीज हो गई, ठीक है, जैसे कि ये सिम वगैरह वाली कंपनी, इनसे कॉम्पिटिशन बना रहता है और आप इजीली मार्केट में एंटर कर जाते हो, लेकिन इससे आपकी यूनिक प्रोडक्ट वैल्यू खत्म हो जाती है। ओके, फिर आता है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। प्राइस कस्टमर के परसीव्ड वैल्यू के बेसिस पर सेट किया जाता है, कॉस्ट के बेसिस पर नहीं। देखो, एग्जाम्पल के तौर पर एप्पल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और सेलिंग प्राइस में बहुत डिफरेंस होता है। कस्टमर ब्रांड वैल्यू के लिए पे करता है, कस्टमर नाम के लिए पे करता है। ओके, एलवी, गुची, ये सब लोग क्यों खरीदते हैं, नाम के लिए, ब्रांड के लिए। ओके, इसमें इनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है कंपनीज का। ऑलराइट, फिर आती है आपकी डिमांड बेस्ड प्राइसिंग। प्राइस डिमांड के अकॉर्डिंग चेंज होती है। हाई डिमांड है तो हाई प्राइस होगा, लो डिमांड है तो लो प्राइस। जैसे कि प्रैक्टिकल एग्जांपल अभी पेट्रोल वाला। ओके, डिमांड आपको पता है हाई डिमांड है क्योंकि खत्म हो रहा है पेट्रोल, तो आपने प्राइस हाई कर दी है। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइसिंग एंड मार्केट स्ट्रेटेजी अगर हम देखें तो प्राइसिंग को बाकी मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करना जरूरी होता है। कैसे, अगर देखो एक प्रीमियम प्रोडक्ट है तो प्रीमियम प्राइस होगा, मास मार्केट प्रोडक्ट है तो लो प्राइस होगा या फिर कॉम्पिटिटिव, लग्जरी ब्रांड है तो हाई प्राइस होगा, बजट वाला ब्रांड है तो लो प्राइस होगा। तो प्राइसिंग कभी भी अकेले डिसाइड नहीं की जाती, आपके ब्रांड पे, आपके प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करती है। ओके, इजी क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें, तो आपको सारी चीजें समझ आनी चाहिए। आप 2-4 बार पढ़ोगे तो ही अच्छा रहेगा, या फिर 2-4 बार वीडियो देख लो। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन 10 आपसे पूछ रहा है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज एंड द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद देम, हाउ कैन दीज चैलेंजेस बी ओवरकम, ऑल्सो डिस्कस द 7 P's ऑफ सर्विस मार्केटिंग। देखो 7 P's मैं डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं पीछे, जब हमने पार्ट 1 करा था उसमें हमने 4 P's 7 P's ये डिस्कस करे हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में, तो मैं फिर से नहीं करूंगी। ठीक है, देखो सबसे पहले समझते हैं कि सर्विस क्या होती है, क्योंकि यहाँ भी वही बोला गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस। तो सबसे पहले समझते हैं कि सर्विस क्या होती है। सर्विस एक एक्टिविटी या बेनिफिट होती है जो एक पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन दूसरे पर्सन को प्रोवाइड करती है। जैसे कि हम होटल में जाते हैं तो हम सर्विस उनसे लेते हैं ना, वो लोग आके हमारा रूम क्लीन करते हैं, हमें गुडीज देते हैं, साथ साथ होटल में जो भी प्रोवाइड होता है। तो एक इंसान ही दूसरे इंसान को सर्विस दे रहा है, लेकिन है तो वो बिगर कंपनी के लिए ना, तो उसे हम सर्विस कहते हैं। बाकी जैसे मैं एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हूँ, ये भी एक सर्विस हुई। ऑलराइट, बैंकिंग, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, एयरलाइन, ये सारी सर्विसेज होती हैं। ठीक है, इनमें आप कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट ओन नहीं करते, सिर्फ जो है सर्विस को एक्सपीरियंस कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ, तो ये कल तुम्हारे पेपर में जो आएगा, तुम्हें वो एक्सपीरियंस होगा ना कि मैम ने पढ़ाया था और वही पेपर में आया, तो मैंने अपनी सर्विस प्रोवाइड करी, आके तुम मुझे रिव्यू भी दे सकते हो कि कैसा रहा, पेपर में क्या आया, ये सब। ओके, अब इसके सर्विस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सबसे पहले इंटेंजिबिलिटी। सर्विस को आप कभी भी देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बचा के नहीं रख सकते। ये नॉलेज जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, ये आप टच नहीं कर सकते, इसको सिर्फ मतलब देख सकते हो, लेकिन परमानेंटली तो नहीं देख सकते ना। जब मैं हटा दूंगी वीडियो, अगर मैं डिलीट कर दूं तो आपके पास नहीं रहेगी, है ना। आप इसको स्टोर करके कहीं संभाल के नहीं रख सकते। तो परचेज से पहले सर्विस को फिजिकली इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप ये पीडीएफ परचेज करते हो तो आप इसे देख सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो। ओके, ये होता है। फिर आता है आपका
इसमें चैलेंज ये होता है सर्विस में सबसे बड़ा, कस्टमर को अनसर्टेनिटी फील होती है, उसे पता नहीं होता सर्विस क्वालिटी कैसे होगी। जैसे कि ऑब्वियसली जब आप लोग मेरे से पीडीएफ खरीदते हो तो आपको लगता है कि पता नहीं पेपर में आएगा या नहीं, तो एक अनश्योरिटी होती है यहाँ पर। ऑलराइट, तो आप सोल्यूशन क्या होता है इसका, फिजिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए, बिल्डिंग्स वगैरह अट्रैक्टिव रखो, प्रोफेशनल स्टाफ रखो, सर्टिफिकेट्स, ब्रांड की इमेज स्ट्रांग रखो। ओके, फिर आता है इनसेपरेबिलिटी, सर्विस प्रोडक्शन और कंजम्पशन यूजुअली एक साथ होता है। जैसे कि होटल में सर्विस तभी मिलती है जब गेस्ट और स्टाफ इंटरैक्ट करते हैं, तो सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर दोनों प्रेजेंट होने चाहिए। ओके, फिर होती है वेरिएबिलिटी, हर बार सर्विस सेम क्वालिटी की हो ये जरूरी नहीं होता, सर्विस प्रोवाइडर चेंज होने से क्वालिटी भी चेंज हो सकती है। जैसे कि आप एक कैफे में जाते हो या एक रेस्टोरेंट में जाते हो, तो दोनों कस्टमर्स का एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि दोनों कस्टमर की खाने की चॉइसेस डिफरेंट हो सकती हैं। तो यहाँ पे जो है सर्विस डिपेंड करती है एक कंज्यूमर पे भी और जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उस पर भी। ओके, फिर आता है पेरिशेबिलिटी, यानी कि सर्विस को स्टोर नहीं किया जा सकता, आज की अनयूज सर्विस कल यूज नहीं हो सकती, ऐसा नहीं होता। अब आप चाहो तो आप ये पीडीएफ खरीद लो और फिर कल पेपर के बाद आने के बाद इस पीडीएफ से पढ़ोगे तो कोई उसका फायदा नहीं होगा। ओके, यही होता है पेरिशेबिलिटी। इजी था, यही इसकी 4 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे है 7 पीस। मैं 7 पीस नहीं पढ़ा रही, मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। प्रोडक्ट, प्राइस, ठीक है, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस, ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ पिछले वाले क्वेश्चंस में। ओके, अब हम इसमें पढ़ेंगे सर्क्यूल मॉडल। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम रेटर भी कहते हैं। ये एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है, मैं बता दूं शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है, तो आप ध्यान रखोगे इसका। ठीक है, सर्विस क्वालिटी मेजर करने के लिए सर्क्यूल मॉडल यूज होता है। इसका ट्रिक है रेटर। ये रेटर ना, इसका आप समझ लो एक निमोनिक है, इससे आपको याद रहेगा कैसे आप सर्विस क्वालिटी को मेजर कर सकते हो। सबसे पहले होता है आर से रिलायबिलिटी, जो प्रॉमिस किया है वो एक्यूरेटली डिलीवर हो रहा है या नहीं, ठीक है, कोई सर्विस में। फिर आता है अश्योरेंस, एम्प्लॉय की नॉलेज और बिहेवियर से ट्रस्ट क्रिएट होता है। जैसे कि आप देखो ना रिलायबिलिटी कैसे बनती है, प्रॉमिस किया, जैसे मैं आपको कहती हूँ अगर आप ये पीडीएफ खरीदो तो आप फॉर श्योर पास हो जाओगे। ओके, तो रिलायबिलिटी। अश्योरेंस, मेरा बिहेवियर कैसा है, मैं कितने ट्रस्टफुली वो चीज बोल रही हूँ, मैं आपको पैसे ले रही हूँ तो आपको पीडीएफ दे रही हूँ या नहीं, तो ये हो गया अश्योरेंस। फिर हो गया टैंजिबल, आपको कुछ फिजिकल फैसिलिटी, मैं आपको पीडीएफ भेज रही हूँ, अब आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लो तो आपके पास फिजिकल चीज हो जाएगी। ओके, एम्पथी, कस्टमर को पर्सनल अटेंशन देना, जब आप मेरे को मैसेज करते हो टेलीग्राम पे, आपके कोई डाउट्स होते हैं तो मैं उनको क्लैरिफाई करती हूँ, तो एम्पथी देना। ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस, जैसे कि प्रॉम्प्ट हेल्प करना, जैसे कि जैसे आपका मैसेज आता है मैं तुरंत आप लोगों को रिप्लाई करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपका टाइम कितना प्रीशियस है, तो इसलिए रिस्पॉन्सिवनेस। ओके, इजी था, कोई डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन। 7 पीस अच्छे से पढ़ लेना, पेपर में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज एक्सप्लेन डिजिटल मार्केटिंग, इसके एडवांटेज, लिमिटेशन एंड टूल्स। What is rural marketing? Discuss the 4 A's and challenges of rural marketing. Very very important, rural marketing में short note भी आ सकता है। ओके, देखो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग और रूरल मार्केटिंग ये दोनों में क्या होता है। मॉडर्न मार्केटिंग की ये दोनों इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। आज के टाइम में कंपनीज ऑनलाइन कस्टमर्स को भी टारगेट करती है और रूरल कस्टमर्स जो विलेजेस वगैरह में हैं उन्हें भी। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग से कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट करना, जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, ओके, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सब। ऑलराइट, ये होता है डिजिटल मार्केटिंग। इंटरनेट के थ्रू आप चीजों को बेचना शुरू कर रहे हो या उनका प्रमोशन कर रहे हो। इसके एडवांटेज क्या होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव, पैसा कम लगता है इसमें। ठीक है, साथ ही साथ टारगेटेड मार्केटिंग, स्पेसिफिक ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है आप इंस्टाग्राम पे एक कोई वीडियो देखते हो ना, तो वही वीडियो आने लग जाएगी, तो मार्केट को टारगेट करना। मेजरेबल रिजल्ट्स, हर चीज ट्रैक की जा सकती है, कितने क्लिक हो रहे हैं, कितने व्यूज आ रहे हैं, कितने कमेंट्स आ रहे हैं, कितनी कन्वर्जन हो रही है, वेबसाइट पे कितने लोग जा रहे हैं, ये सब। ग्लोबल रीच, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप ग्लोबली पूरी दुनिया को रीच कर सकते हो, सिर्फ एक इंडिया तक सीमित नहीं रहेगी वो चीज। ओके, फिर आता है इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन, आप ब्रांड्स वगैरह से कमेंट्स के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू उनसे बात कर सकते हो। ओके, ये तो हो गए इसके एडवांटेज।
अब इसके लिमिटेशंस क्या है? एक तो प्राइवेसी और सिक्योरिटी कंसर्न सबसे बड़ा होता है। कस्टमर को डेटा जो है कभी कभी एक्स्ट्रा लगता है, जैसे कि कोई इन्फ्लुएंसर है, वो बोलता है मेरी स्किन ऐसी हो गई, अब नीचे हम देखते हैं ऐड, तो हमें पता है ना वो झूठ बोल रहा होगा, वही सब। ठीक है। डिपेंडेंस ऑन इंटरनेट एक्सेस, यानी कि आपके पास इंटरनेट होना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग के लिए। हाई कंपटीशन, ऑनलाइन में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, दुनिया भर में सारे लोग आजकल ऑनलाइन सामान बेच रहे हैं। टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस, आपके पास टेक्नोलॉजी एडवांस होनी चाहिए वरना उसका कोई फायदा नहीं होगा। ओके। अब आते हैं टूल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे पहला आता है एसईओ। एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि वेबसाइट को गूगल सर्च रिजल्ट में ऊपर लाना। जैसे कि मैं जैसे ही लिखती हूँ फेसबुक, तो फेसबुक आ जाता है ना, ऐसे ही मैं जो भी नाम लिखूं तो आपकी वेबसाइट का जो लिंक है वो सबसे पहले आए, इसे हम एसईओ कहते हैं। ओके। जैसे आप गूगल पर सर्च करो और वेबसाइट जो है आपके पहले पेज पे आ जाए, तो ये किसका रिजल्ट है? एसईओ, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके। फिर आता है सर्च इंजन मार्केटिंग, पेड एडवर्टाइजमेंट करना, जैसे कि गूगल की एड्स चल रही होती है, कभी कभी वेबसाइट्स पे साइड में दिख रही होती है, वो होता है। ठीक है। फिर होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेरी आसान, जो आपके फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप रील्स वगैरह देख रहे होते हो इन्फ्लुएंसर्स की, ये सब। ईमेल मार्केटिंग, आपको ईमेल भेजे जाते हैं पर्सनली कि ये ऑफर चल रहा है, हम आपको एक कूपन दे रहे हैं, ये सब। कंटेंट मार्केटिंग, जो हम आजकल देखते हैं, व्लॉग्स वगैरह, वीडियो आर्टिकल्स, वो सब। ओके। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कंपनीज कोलैबोरेट करती है इन्फ्लुएंसर्स के साथ कि आप लोग अपने प्रोडक्ट्स जो हम आपको भेजेंगे उनको रिव्यू करके दुनिया को बताओ। ओके। तो ये सारे टूल्स हैं जो यूज होते हैं। अब हम आते हैं रूरल मार्केटिंग पर। रूरल मार्केटिंग क्या होती है? रूरल मार्केटिंग का मतलब है विलेजेस और रूरल एरिया के कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट और सर्विस मार्केट करना। जैसे इंडिया में रूरल मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा विलेजेस में रहता है। ठीक है। हमारी पॉपुलेशन का मेजोरिटी लोग जो है वो रूरल एरियाज में रहते हैं, इसलिए उन्हें टारगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उनको टारगेट करने के लिए हमें 4 A's फॉलो करने होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में अलग से भी आ सकता है। ओके। सबसे पहला है अफोर्डेबिलिटी, यानी कि प्रोडक्ट रूरल कंज्यूमर की परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंग वो अफोर्डेबल होना चाहिए। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो है शैम्पू के सैशे सेल करती है 1-1 2-2 रुपए के, क्यों? क्योंकि अफोर्डेबल बनाने के लिए। ओके। फिर है अवेलेबिलिटी, प्रोडक्ट्स जो है आपके पहुंच पाए इजीली विलेजेस में, तो वो सब के लिए। फिर आता है अवेयरनेस, उनको इन्फॉर्म करना कि क्या प्रोडक्ट है और इसके बेनिफिट्स वगैरह क्या रहेंगे। एक्सेप्टेबिलिटी, प्रोडक्ट्स ऐसे होने चाहिए जो लोगों की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हो, क्योंकि जो गांव वाले लोग हैं वो इतना जल्दी चीजों पे विश्वास नहीं करते, तो ऐसे प्रोडक्ट लेकर आओ जो उनकी नीड्स को मैच करे और उनके कल्चर को। ओके। फिर है चैलेंजेस क्या आते हैं इसमें। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड्स नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, स्टोरेज के लिए वहां पे जगहें नहीं है, वेयर हाउसेज नहीं है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। लिटरेसी लेवल, लोगों को पता ही नहीं है, लोगों के पास इतनी जानकारी नहीं है चीजों की। ज्योग्राफिकल डिस्पर्शन, यानी कि देखो रूरल एरियाज बहुत बड़े एरियाज में फैले हुए हैं, तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज्यादा पैसा लगता है। ठीक है। मीडिया का रीच नहीं है, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया कुछ नहीं है वहां पर। सीजनल डिमांड, रूरल इनकम जो है ना वो ऑफन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, उनका परचेजिंग पावर। अगर उनकी खेती बाड़ी अच्छे से हुई है, उनका क्रॉप्स बिकी है, तो उनके पास पैसा होगा, वरना उनके पास पैसा ही नहीं होगा चीजों को खरीदने का। ओके। तो ये तो हमने कर लिए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस। मैं इतना बता दूं, इन्हीं जो ऊपर क्वेश्चंस करे ना इसी में से आएगा पेपर। पास तो तुम इजीली हो जाओगे, इजीली पास करने के लिए इनफ है पीडीएफ। ओके। और अगर तुम लोगों में इतनी कैपेसिटी हुई कि तुम क्वेश्चन को समझ पा रहे हो, तो आंसर भी इन्हीं में से लिखा जाएगा, कुछ नया नहीं आएगा कहीं से। ठीक है। शॉर्ट नोट्स पढ़ते हैं। पहला है ब्रांडिंग क्या होता है। देखो, ब्रांडिंग का मतलब है किसी प्रोडक्ट को एक यूनिक आइडेंटिटी देना। उसका नाम क्या होगा, लोगो क्या होगा, सिंबल क्या होगा, डिजाइन क्या होगा, तो एक तरह प्रोडक्ट को उसकी पहचान देना। ओके। इसमें टाइप्स आ जाते हैं। इंडिविजुअल ब्रांड होता है, एक प्रोडक्ट का अलग ब्रांड। फैमिली ब्रांड होता है, एक ही ब्रांड नेम पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स, जैसे कि सैमसंग के मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, टीवी, फ्रिज, एसी, फोन, सब कुछ। ओके। मैन्युफैक्चरर ब्रांड, यानी कि मैन्युफैक्चर का अपना ब्रांड होता है कोई। और प्राइवेट ब्रांड जो जैसे स्मॉल बिजनेस वगैरह। ओके। दूसरा है पैकेजिंग क्या होता है। देखो, पैकेजिंग सिंपल, प्रोडक्ट के कंटेनर या रैपर को डिजाइन करना पैकेजिंग कहलाता है। एक बॉटल पे क्या क्या लिखा जाएगा, कि कैसे प्रोडक्ट को रखना है, क्या इसका आइडेंटिफिकेशन है, एक्सपायरी डेट है, ये सब। ओके। पैकेजिंग में भी टाइप्स आते हैं। सबसे पहला आता है प्राइमरी पैकेजिंग, यानी कि डायरेक्टली प्रोडक्ट को कवर करती है। सेकेंडरी होता है सेकेंडरी पैकेजिंग, प्राइमरी पैकेज को कवर करती है, यानी कि
आपने पहले बॉटल, शैम्पू की बॉटल पे उसका लिखा हुआ है, फिर वो शैम्पू की बॉटल किसी डब्बे में डली हुई है, कार्टन में, तो वो हो गया। फिर ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि हम अमेजोन से मंगाते हैं तो वो फिर से एक डब्बे में डला होता है, वो हो गया ट्रांसपोर्टेशन। ओके, फिर आता है आपका सेल्स प्रमोशन, सेल्स बढ़ाने के लिए शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स देना, यानी कि आप लोगों को क्या देते हो, कंपनीज क्या देती है, कूपन देती हैं, डिस्काउंट देती हैं, कैशबैक देती हैं, फ्री सैंपल वगैरह देती है, यही होता है सेल्स प्रमोशन। ओके, फिर आता है आपका इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, मतलब सारे प्रमोशनल टूल्स को कोऑर्डिनेट करके सेम मैसेज कम्युनिकेट करना, जैसे कि वन वॉइस वन मैसेज। एडवर्टाइजिंग करना, पर्सनल सेलिंग, पीआर, जितने भी तरह की मार्केटिंग होती है ना, उन सबका एक ही मतलब गोल होना चाहिए कि हमें ये प्रोडक्ट बेचना है। ऑलराइट, इसके बेनिफिट्स होते हैं कि ब्रांड की एक इमेज बनती है, कस्टमर ज्यादा अच्छे से चीजें समझ पाता है, जैसे कि टीवी एड, इंस्टाग्राम कैंपेन और ईमेल, सब में जो है कंपनी अपना जो भी उसकी लाइन होती है वो लिख के भेजती है। तो ये हो गया इंटीग्रेटेड मार्केटिंग सिस्टम। ठीक है, रूरल मार्केटिंग अभी हमने बात कर ही ली ऊपर, 4 A's के बारे में, वही होता है रूरल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग भी हमने बात कर ली है ऊपर। सोशल मार्केटिंग भी हमने कर ली है। देखो, सोशल मार्केटिंग बेसिकली होता है सोशल कॉज के लिए, इनका जो गोल होता है वो प्रॉफिट नहीं होता, सोसाइटी को बेनिफिट करना होता है। ठीक है, उसके बाद आती है ग्रीन मार्केटिंग, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होने चाहिए और सस्टेनेबल पैकेजिंग होनी चाहिए, पोल्यूशन रिड्यूस करे, ये होती है ग्रीन मार्केटिंग। फिर आपका आता है प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन, प्रोडक्ट्स को बाइंग बिहेवियर और यूसेज के बेसिस पर क्लासिफाई करना, यानी कि देखो बहुत तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, एक होते हैं कन्वीनियंस प्रोडक्ट जो आप यूजुअली रोजमर्रा की जिंदगी में परचेज करते हो। फिर आते हैं शॉपिंग, जैसे कि क्लोथ्स वगैरह। फिर आते हैं स्पेशलिटी यानी कि लग्जरी, और फिर आते हैं अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स यानी कि इंश्योरेंस वगैरह। ओके, ऐसे ही काफी तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको अलग अलग हम करते हैं क्लासिफाई। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केटिंग एनवायरनमेंट हमने पढ़े थे ऊपर, एक्सटर्नल, इंटरनल, माइक्रो मैक्रो वाले, वही लिखने यहाँ पर। ओके, तो ये था आपका कंप्लीट पीडीएफ BCOE 141 का। ऑलराइट, इसमें मैंने 12 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, जिसमें 12th क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में आपके कम से कम 8-9 शॉर्ट नोट्स हैं। अगर आप ये पीडीएफ कर लोगे तो पास हो जाओगे, मेरी गारंटी है। ओके, बाकी अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए हो तो नीचे दिए गए जो मैंने कमेंट में लिंक दे रखा है ना, उस पर मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। ये पीडीएफ पेड रहेगा, फ्री नहीं है। ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।